नमस्कार, आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़रपुर दर्पण न्यूज़ और मैं हूं चंकी पांडे। नवरात्रि का समय है और हमारे साथ हैं महिला शक्ति और भाजपा की नेत्री ममता रानी जी। सबसे पहले मैम आपका तो हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत-बहुत आभार। दर्पण मुज़फ़्फ़रपुर दर्पण देखने वालों का बहुत-बहुत अभिनंदन। मैम चुनाव का समय है और मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा को आप किस नज़रिए से देखती हैं? मुज़फ़्फ़रपुर 94 मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा सीट एनडीए में भाजपा लड़ती रही है। यहाँ से विधायक हुए हैं भाजपा के, मंत्री भी रहे हैं और मुज़फ़्फ़रपुर 94 एक ऐसी सीट है जिसका जीत हार का प्रभाव इसके आसपास के तमाम सीटों पर पड़ता है, क्योंकि ये नगर की सीट है। ये सीमांचल में सटे एक औद्योगिक केंद्र है मुज़फ़्फ़रपुर, एक सांस्कृतिक राजधानी है मुज़फ़्फ़रपुर। यह वह सीट है और यहाँ से जो लोग भी चुनकर आते रहे हैं, एनडीए के लोग मुज़फ़्फ़रपुर जिला के 11 विधानसभा से, वो सभी कभी मंत्री बने हैं या वो कुछ सरकार के विकासात्मक कार्यों में उन्होंने बड़ा सहयोग किया है। तो बहुत ही जागरूक जनता की सीट है, क्योंकि यह एक समय लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी जॉर्ज फर्नांडिस जी की। तो यहाँ से पहले रघुनाथ पांडे जी भी हुआ करते थे प्रतिनिधि। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। उत्तर बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा में आपकी क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, ऐसे तो मैं मुज़फ़्फ़रपुर की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ, मेरी कर्मभूमि भी मुज़फ़्फ़रपुर ही है और मैंने राजनीति में जो शुरुआत की वह भी मुज़फ़्फ़रपुर से ही की। आज 25 साल हो गए हैं भाजपा की सक्रिय राजनीति करते हुए। तो मुज़फ़्फ़रपुर से मैं इस बार मैंने अपने नेतृत्व को अब इच्छा जताई है कि मैं यहाँ से एमएलए 94 मुज़फ़्फ़रपुर से एमएलए सीट पर लड़ना चाहती हूँ। तो पार्टी अगर मुझे उपयुक्त समझती है, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, तो मैं यह सीट लड़कर, जीत कर मुज़फ़्फ़रपुर का सर्वांगीण विकास करना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, तो आपकी मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा को लेके पहली प्राथमिकता क्या होगी? मुज़फ़्फ़रपुर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीमांचल का एक तरीके से इधर जैसे इधर ये इंटरनेशनल सीमा भी है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर रक्सौल है, नेपाल भी है। तो इसका हर तरीके से सामरिक महत्व है, औद्योगिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और मैं अगर चुनाव लड़ती हूँ, अगर पार्टी टिकट देती है, अगर मैं जीत कर आती हूँ, तो यहाँ की जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, उन पर मेरी नज़र रहेगी, जिसमें एक प्रमुख है जल जमाव। तो फर्दो नाला की निकासी जब अवरुद्ध होती है, तो जल जमाव की समस्या होती है यहाँ, तो वो समस्या दूर हो, फर्दों की प्रॉपर निकासी हो। दूसरा है यहाँ कई जगह नाले वगैरह और सड़कों की स्थिति है, कहीं नाले ऊपर हैं, सड़कें नीची हैं, तो वो चीज़ें एक प्लान्ड ढंग से बने। देखिए मुज़फ़्फ़रपुर स्मार्ट सिटी के तहत आता है, लेकिन इसमें एक है यूडीबी एरिया, तो स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ यूडीबी एरिया में होता है। तो कुछ जगह सुंदर हो जाए और बाकी मुज़फ़्फ़रपुर उस एरिया में नहीं आता, तो उसके विकास के लिए नगर निगम काम करे, बुडको काम करे, उसके लिए प्लानिंग्स लाना, उसको करवाना। यहाँ ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है और पार्किंग की कहीं कोई सुविधा नहीं है। ये बड़ा औद्योगिक, मैंने कहा कि यहाँ सूतापट्टी माना जाता है कि कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है। हाल के दिनों में मोतीपुर में इथेनॉल प्लांट या फूड पार्क इत्यादि चल रहे हैं, खुल रहे हैं धीरे-धीरे। बेला एक औद्योगिक एरिया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वह एक समस्या है, उस पर ध्यान रहेगा। ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं, वो अधिकतर खराब होती हैं, बदलने को लेकर टेंडर, उसका बिल, तो सोलर लाइट का प्रॉपर प्रोविज़न हो, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि शहर में शुद्ध पीने का पानी हो, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था हो, आवागमन
ये सुचारू हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और शिक्षा के क्षेत्र में जो कि मुजफ्फरपुर की एक पहचान रही है, शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो ये शिक्षा के हब के रूप में उभरे। यहाँ पर बुनियादी शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक अच्छी व्यवस्था हो, ये तमाम चीज़ें मेरी प्राथमिकता में है। उद्योग धंधे चलाने वाले को सहूलियत मिले, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन न करना पड़े, इन सब चीज़ों पर काम करने की मेरी इच्छा है। मैम, आपने कहा मुजफ्फरपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी है, और है भी। क्या आपको लगता है कि सही में मुजफ्फरपुर जो शहर है वो स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी की सुविधा यहाँ है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं मुज़फ्फ़रपुर के स्मार्ट सिटी के एडवाइज़री बोर्ड में भी हूँ। मैंने कई बार ये बात वहाँ उठाई भी है कि मुज़फ्फ़रपुर का स्मार्ट सिटी का जो एरिया चुना गया है, वो अब किसके कारण हुआ, कैसे हुआ, किन्होंने चुना, ये बात दिगर है। लेकिन ये है कि शहर के कुछ भाग स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शहर का बहुत बड़ा भाग है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बस उसी भाग में होंगे, बाकी में नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो एरिया आता है, उसमें आपने बड़ा सुंदर नाला बना दिया, लेकिन वो नाला की कनेक्टिविटी उस एरिया से है जो स्मार्ट सिटी में नहीं आता है। तो क्या आपका नाला स्मार्ट सिटी में बनाया जाना सफल होगा? वो नहीं होगा। तो काम ऐसे करना है कि स्मार्ट सिटी के प्रावधानों के साथ शहर के अन्य भागों में भी सही कनेक्टिविटी हो, पाइपलाइंस की, नाले की, बिजली कनेक्शंस की, जो घर में गैस जाती है गैस पाइप की। तो ये तभी संभव होगा जब सब भाग पूरे मुजफ्फरपुर को एक समेकित दृष्टिकोण लेकर के उसका विकास किया जाएगा। मैम, मुजफ्फरपुर से 3 प्रत्याशी और जो हैं कि अपनी दावेदारी भाजपा से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। एक सुरेश शर्मा जी हैं, एक रंजन कुमार जी हैं, और एक नया नाम आ रहा है सावन पांडे का। इन लोगों के लेकर क्या राय है आपका? देखिए, मेरी तो यही राय है, मैं मानती हूँ कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है। जिस घर में ज़्यादा सदस्य होंगे, उस घर में माँग भी ज़्यादा होगी। तो भाजपा में सदस्य बहुत हैं, तो इसलिए और सब कोई की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अगर कोई भी टिकट माँगता है या माँगते हैं, तो इसमें कतई कुछ भी अनुचित नहीं है। जैसे मेरे सामने आपने वो 3 नाम लिया, तो उनके सामने उन 3 नामों में एक नाम मैं भी शामिल हो सकती हूँ। तो माँगने का अधिकार है, ये तो पार्टी को तय करना है कि वो किसको टिकट देती है, किसको उपयुक्त समझती है। रही बात कि किसी और को टिकट मिलेगा, तो जो भी भाजपाई होगा, जो एनडीए का होगा, जो सिंबल लेकर के आएगा, एक सच्चे भाजपाई के नाते मैं उसके साथ रहूँगी और मैं यही लोगों से भी कहूँगी कि अगर मुझे भी टिकट मिलता है, तो सभी भाजपाई कहूँगी क्या, मुझे विश्वास है ये मेरा साथ देंगे। तो ये पार्टी लाइन पर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि सभी को माँगने का हक है, जो उपयुक्त होगा उसे मिलेगा और जिसे मिलेगा उसका सभी साथ देंगे। मैम, अभी बिहार की राजनीति में बहुत ही गर्मागर्मी चल रही है। एक पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा के नेता पर, वरिष्ठ नेता पर लगातार तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, आरोप साबित करना बहुत मुश्किल होता है। आप तो देखते हैं कि आरोप लगा हुआ अपराधी वो बरी हो जाता है साक्ष्य के अभाव में। यहाँ तो साक्ष्य ही नहीं है। तो ऐसे अनर्गल आरोप लगाने का कोई मायने मतलब नहीं है। भाजपा या एनडीए भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें निकाल बाहर भी करती है, उन पर कड़ी कार्रवाई भी करती है। इसलिए इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। पार्टी अगर एक भी उनका मामला साबित हो जाता है, तो पार्टी उस पर निश्चित रूप से एक्शन लेती है। रही भ्रष्टाचार लगाने की, आरोप लगाने की बात, तो इन एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। आप कहीं भी खड़े हो करके और किसी चीज़ के बारे में आप उल्टा बोल सकते हैं। हो सकता है जनता वाहवाही भी दे दे, लेकिन फिर बात जहाँ विकास की आती है, जहाँ शुचिता की आती है, पारदर्शिता की आती है, तो वहाँ एक ही नाम होता है एनडीए गवर्नमेंट, नीतीश सरकार, मोदी सरकार। इसलिए ऐसे आरोप तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। अगर है तो एक नागरिक होने के नाते उनको एफआईआर करने का हक है ना। इस चीज़ पे वो एफआईआर कर सकते हैं, वो पीआईएल पे जा सकते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर सिर्फ़ आरोप लगाते हैं, तो इसमें कहीं कोई मायने मतलब नहीं है। मैं अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूँ, प्रेस वाले आएँगे और मैं
वाहवाही पाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए किसी बड़े आदमी पर कुछ आरोप लगा दूं। आरोप लगाना एक बात होता है, आरोप साबित करना दूसरी बात होती है। हमारे साथ थी भाजपा की महिला नेत्री और नारी शक्ति ममता रानी जी।